आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सोचेंगे और समझेंगे कि हमारे पास जो लाइफ प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो देखिए, हम सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या कर रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। तो यस, रेस्पिरेशन लिविंग होने का एक फीचर है। और रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को बर्न करते हैं सेल्स के अंदर, और वहाँ पे हम उससे एनर्जी लेते हैं। और ये प्रोसेस हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी हो सकता है। सेकंड है लाइफ प्रोसेस में हमारे पास न्यूट्रिशन। हाँ, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं। अगला है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर, अब देखो हमने फूड तो खा लिया है, स्टमक में चला गया है, लेकिन बॉडी में तो हमारे और भी पार्ट है ना। तो उस हर पार्ट तक फूड को पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। फूड को, ऑक्सीजन को, वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचाने का तरीका। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो न्यूट्रिशन के इंटेक का प्रोसेस है उसके बारे में, हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को लेने के बाद कैसे बॉडी के हर सेल तक पहुँचाना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और अगर हमने कुछ बनाया है तो कुछ टूट फूट होगी, कुछ हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, तो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो पहला है हमारे पास न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने कहा, वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं और उसको बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, बॉडी को बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयर करने के लिए। तो हमारे पास जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो हमारे पास डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर। और जो मोस्ट हमारा जो फूड होता है दैट इज़ आल्सो कार्बन बेस्ड। और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और उसी से हम अपनी सारी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो हमारी सारी ज़िंदगी कार्बन बेस्ड है मोस्टली। अब देखो, हम ही कार्बन बेस्ड हैं तो हमारा फूड भी कैसा रहेगा, कार्बन बेस्ड रहेगा। और उसमें से हमारे फूड को, जैसे फूड है, एयर है, वाटर है, सब कुछ चीज़ें हम बाहर से क्या करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास अलग अलग, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग है। पहला है हमारे पास ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑटोट्रोपिक का जो एग्जांपल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऑटोट्रोपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोट्रोपिक हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। मतलब हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट से जो प्रोडक्ट लिया है, जैसे कि प्लांट से हमने वीट ले लिया, वीट से हमने क्या किया है, अपना खाना बना लिया, तो वो क्या हो गया, हेट्रोट्रोपिक मोड। मतलब हम वीट तो नहीं बना सकते, लेकिन वीट के आगे हम काम कर सकते। अब हमारे पास जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग टाइप का है। जैसे पहला है हमारे पास सेप्रोट्रोपिक में क्या हो जाएगा, जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो इस डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मशरूम, आपने देखा होगा कि स्पेशली बारिश के मौसम में हमारे पास जो मशरूम है वो अपने आप, कोई भी हमारे पास जो कूड़े का ढेर है उस पर अपने आप उगाती है। या ब्रेड के ऊपर आपने लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर हमारे पास एक ग्रीन लेयर आ जाती है, वो भी क्या है, ब्रेड माउड है। ओके, नेक्स्ट है पैरासाइटिक। ये इस तरह की आपने बेल देखी होगी, इसको हम कस्कीटा भी कहते हैं और नॉर्मल हिंदी में हम इसको अमर बेल भी कहते हैं। इसके अलावा सिर में जो जुएं हो जाती हैं, लीच आप लोगों ने देखा होगा, राउंड वोम हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज कोजिंग एजेंट है, टेप वोम है, प्लाज्मोडियम है। ये सब कुछ क्या करते हैं, ये सब कुछ अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बने हुए खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो
इनमें खाना बनाने का ये कष्ट ही नहीं करते। अगला है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या हो जाएगा, हम फूड को अंदर लेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और जो वेस्ट बच गया उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कौन करता है? बेस्ट एग्जाम्पल है हम ह्यूमन बीइंग इसी मेथड को फॉलो करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने क्या देखा? हमने देखा हमारे पास कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला हो गया सैप्रोफाइटिक, फिर हो गया पैरासाइटिक, फिर हो गया हमारे पास होलोजोइक। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस है उसमें हमारे पास क्या करता है, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O मतलब कि वाटर, सनलाइट और प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है। अब देखो ये CO2, H2 और सनलाइट में अगर हम खड़े हो जाएं तो हम अपना खाना नहीं बना सकते, क्योंकि सारा जादू इस क्लोरोफिल का है। तो ये क्लोरोफिल रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 जो कि हमारे पास ग्लूकोज है, और यहाँ पे हमारे पास जो 6H2O है उसका लॉस हो जाएगा और 6 ही यहाँ पे हमारे पास CO2 बनेंगे। तो इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अगला है हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो सनलाइट है जिसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। उस लाइट एनर्जी को हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहाँ पे जो इसके अलावा लाइट एनर्जी के देखो 2 काम हैं, एक तो लाइट एनर्जी हमारे पास केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, दूसरा हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल था ना H2O उसको हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन भी कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का था उसका किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसके रिडक्शन से बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के। आपका वाटर मॉलिक्यूल किस में स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आपके पास जो क्लोरोफिल है उसका क्या काम है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, ये यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देखो किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर। वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा दिया और ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने देख लिया क्लोरोफिल होता तो हम भी आराम से धूप में खड़े हो जाते, लेकिन क्लोरोफिल है नहीं तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है दूसरे एस्पेक्ट्स में। तो क्लोरोफिल हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो इसमें ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए ये जो मैं दूसरे कलर का ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा बैलेंस बन जाए। ये यहाँ पे जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो एक बार इसको जूम इन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास एक सेल की, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। वैक्यूल हो गई और वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो गई, फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गई, फिर हमारे पास सेल वॉल हो गए। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। और यहाँ पे जो ये चारों तरफ आपको ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं यही हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब अगर आप क्लोरोप्लास्ट की भी स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, देखो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारे पास क्या, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ये हमारे पास क्या हो गए, थाइलाकोइड हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गया, लैमेला हो गया, जिसमें थाइलाकोइड एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये हमारे पास जो थाइलाकोइड है ना, थाइलाकोइड का ही जो हमारे पास ढेर बन जाता है, मतलब एक सिक्का तो क्या हो गया, थाइलाकोइड, और सिक्कों की ढेरी क्या हो गई, वो हो गई हमारे पास ग्रेना। और ग्रेना जब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेमेला। और जो ग्रेना का सेंटर है, मतलब उसका जो इनसाइड है, एक तरह से हम कह सकते हैं थाइलाकोइड का जो इनसाइड है उसी को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन। एक बार फिर से करा देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड की ढेरी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ल्यूमन प्रेजेंट है। ये हमारे पास हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को जो मिलेगा वो इस डायग्राम से, देखिए आप लोगों को एक
बार बार ये रिपीट होने वाला आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखो ये तो हो गई हमारे पास लीव का ये डायग्राम है, अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ये बीच में एयर स्पेस है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम आपके पास जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रीन डॉट हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, और देखो यहाँ पे तो कम अमाउंट में है ना, तो यहाँ पे क्या हो गए, लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास लेस अमाउंट में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब कुछ हमने देख लिया, अपर और लोअर एपिडर्मिस में हमने देख लिया। ओके, एक हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टोमेटा को। तो अब ये हमने देख लिया। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं जो हमारे पास लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कराते हैं। और जो स्टोमेटा होता है उसके ऊपर देखो ये वाली जो है ना, ये हमारे पास क्या है, गार्ड सेल होते हैं। हर एक स्टोमेटा के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, जो ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करती हैं। जैसे ही वाटर हमारे पास, देखो ये जो लीव के ऊपर दिखा रखा है ये हमारे पास स्टोमेटा है। जैसे ही देखो ये हमारे पास हो गई जो स्टोमेटा है, ये हो गई उसकी गार्ड सेल। जैसे ही इसके अंदर वाटर इंटर करेगा इन गार्ड सेल के अंदर, ये स्वेलअप हो जाएंगे और ये पोर्स ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे पोर्स ओपन होने का मतलब क्या है, स्टोमेटा हमारे पास ओपन हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर लूज हो जाएगा, या वाटर हमने पौधे को नहीं दिया है तो उसमें स्टोमेटा हमारे पास श्रिंक हो जाएंगे और हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक जाएगा। अब ये किस लिए जरूरी है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने रिडक्शन कराया था ना ग्लूकोज के अंदर, वो आएगी कहाँ से, वो आएगी इन्हीं स्टोमेटा पोर्स से। ओके, आगे चलते हैं। होपफुली यहाँ तक का ये वही इसी में इस डायग्राम से देखो बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जैसे ही हमारे पास ये पानी आ गया, स्टोमेटा पोर देखो कितने अच्छे से ओपन दिखा रखा है, यहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा पोर क्या है, क्लोज हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक ये हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने वेरीगेटेड लीव ली है। वेरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं बेटा जिसके अंदर जो क्लोरोफिल की कंटेंट है ना वो सर्टेन नहीं होती, मतलब पूरे में क्लोरोफिल सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। आप सिंपल सा याद रखें मनी प्लांट की लीव्स को, वो वेरीगेटेड है। अब वहाँ पे हमें ये देखना है कि क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर हम क्लोरोफिल को रिमूव कर दें तो क्या वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यही एक एक्टिविटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लीव को लेंगे, एक प्लांट को लेंगे, उस प्लांट को 3 आवर्स के लिए, 3 to 6 आवर के लिए सनलाइट से क्या करेंगे, दूर रखेंगे। मतलब 2 प्लांट लेंगे, एक को सनलाइट में रखेंगे, एक को दूर रखेंगे। अब वहाँ से उसके लीफ को लेंगे, उसके बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, फिर उसको अल्कोहल में डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही उसको अल्कोहल में डाल के फिर से वाटर में डालेंगे, वो डीकलराइज हो जाएगा, मतलब उसका कलर तो जो था ना ग्रीन कलर वो सारा भाग जाएगा। और वो ग्रीन कलर भागने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितना भी क्लोरोफिल प्रेजेंट था वो क्लोरोफिल वहाँ से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। देखो हमें नहीं पता है कि क्या रिजल्ट आएगा, हमें नहीं पता है कि क्लोरोफिल का क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ से अगर आप इस पे अब आयोडीन टेस्ट करोगे ना, आपको ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। तो इनडायरेक्टली हमने क्या साबित किया, हमने उड़ाया तो क्लोरोफिल को है ना जी, हमने तो क्लोरोफिल से पंगा लिया है, हमने स्टार्च से तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जैसे ही क्लोरोफिल खत्म हुआ वैसे ही उसके अंदर स्टार्च खत्म हो गया, और जैसे ही स्टार्च खत्म हो गया वैसे ही उसका जो ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ। ओके जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी। देखो अभी मैंने पीछे रिएक्शन में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं है, इसको हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक प्लांट लो, इसके चारों तरफ एक जार लगा दो और यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख दो। अब ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमने क्या करना है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं। अब प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो इसके लीव के ऊपर वही टेस्ट कर लो आप, स्टार्च टेस्ट। तो अब अगर इसके ऊपर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो स्टार्च जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं था तो स्टार्च कैसे बनेगा, सोचिए आप, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही तो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होगा ना, तो स्टार्च बना ही नहीं, तो आपके पास यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन एनिमल। अमीबा पहला एग्जाम्पल है। 2-3 पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड पार्टिकल को अंदर कौन लेगा? सूडोपोडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूडोपोडिया, फूड जब अंदर जाएगा तो क्या बना लेगा? फूड वैक्यूल। क्या बना लेगा? फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 स्टेप में प्रोसेस होता है। पहले सूडोपोडिया उसको फूड को अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेक्शन। क्या कहते हैं? इजेक्शन। अब उसके बाद फूड अंदर चला गया, फूड का डाइजेशन हो गया, उसको कहते हैं हम असिमिलेशन। क्या कहते हैं? असिमिलेशन। अब अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको हम क्या करेंगे? बॉडी से बाहर निकाल देंगे और जो न्यूट्रिएंट है उसका वहाँ से क्या कर लेंगे? इनटेक कर लेंगे। न्यूट्रिएंट के इनटेक को हम कहते हैं इजेक्शन। तो सबसे पहले फूड को इनटेक किया, उससे पहले उसका डाइजेशन किया, फिर हमने न्यूट्रिएंट का इनटेक किया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम फूड को अपने माउथ से अंदर लेते हैं। तो एक बार एक डायग्राम के हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, तो इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं हम अच्छे से। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है। ये हो गई हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड, टंग है, टंग के बाद यहाँ पे हमारे पास एपिग्लोटिस है, ईसोफेगस है, स्टमक, पैनक्रियास, और ये हमारे पास क्या हो गई? गोल ब्लैडर, डुडेनम और सीजियम, कोलम, रेक्टम, एनस, ये सब कुछ हो गया। तो सैलिवरी ग्लैंड से हमारे पास क्या रिलीज होगा? सलाइवा होगा। वो सबसे पहले फूड का डाइजेशन यहीं पे कर देगा हमारे पास माउथ के अंदर। फिर हमारे पास टंग होती है। टंग क्या करती है? टंग का काम होता है उस फूड के साथ हमारे पास सलाइवा को अच्छे से मिक्स कर देना। फिर हमारे पास है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस अगर हम देखें तो देखिए यहाँ तक हमारे पास एक ही ओपनिंग है, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये ग्लोटिस के ऊपर कवरिंग कर देती है, और ये जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है उसी का एक्सटेंशन ईसोफेगस है, जिससे फूड हमारे पास कहाँ आ जाता है? स्टमक में आ जाता है। स्टमक में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो हो गया HCl। HCl एक एंजाइम को एक्टिव कर देगा जो है पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? एसिडिक। दूसरा देखिए यहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस की लेयर स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर है हमारे पास लीवर। लीवर से रिलीज होगा बाइल जूस, और बाइल जूस को स्टोर करेगा गोल ब्लैडर। यहाँ है हमारे पास पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से रिलीज होंगे 2 एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का डाइजेशन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, T4 ट्रिप्सिन, और प्रोटीन, प्रोटीन। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन, और फिर है हमारे पास लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करेगा। फिर हो गया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास क्या है? ट्रिप्सिन और लाइपेज है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? फूड, अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एक करके सारी चीज़ों को फिर से देख लेते हैं। तो माउथ में हमने देख लिया सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा रिलीज होगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अब फूड आएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट से स्टमक में पहुंचेगा। हमने देख लिया था पेप्सिन है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, म्यूकस है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक मीडियम, और उसकी हेल्प से हमारे पास पेप्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। फिर म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्ट कर लेगा। अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डुडेनम कह रहे हैं। यहाँ पे एक बार अगर मैं फिर से फोकस कराऊँ आप लोगों को, तो ये वाला हिस्सा आप देखिए, स्टमक के जस्ट ये आया है आपके पास, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? डुडेनम है। डुडेनम के बाद हमारे पास जेजुलम आता है, और फिर हमारे पास सबसे लास्ट वाला हिस्सा आता है इलियम। तो अब हमारे पास जो डुडेनम है अपर पार्ट में, डुडेनम के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? फूड जो है वो हमारे पास बाइल के साथ और पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाएगा। बाइल्स बड़े फैट के टुकड़ों को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस है जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज है। ट्रिप्सिन हमारे पास क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन, और लाइपेज हमारे पास फैट का डाइजेशन। फिर हमारे पास क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास इंटेस्टिनल जो ग्लैंड है, इसके अलावा जो ग्लैंड है जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वो भी इंटेस्टिनल जूस को क्या करते हैं? सिक्रेट करती हैं। और इंटेस्टिनल जूस हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट ऊपर जिसका पार्शियल डाइजेशन हुआ था ना माउथ में, उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? ग्लूकोज में। फैट को कर देंगे फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल और जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में। तो
अपर पार्ट में तो हमारे पास सिक्रेशन आ गए, और जो इनर पार्ट है, या हम कह सकते हैं जो इलियम वाला हिस्सा है हमारे पास, उसमें क्या होगा, उसमें इंटेस्टिनल जूस है जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे विलाई होती हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को डाइजेशन के लिए क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें जो फूड से हमने न्यूट्रिएंट ले लिया है ना, उस न्यूट्रिएंट से अब एनर्जी बनानी है। तो जो फूड है वो सेल के अंदर बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये पूरा प्रोसेस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे जो एडीपी है उसको फॉस्फेट ऐड करके हम एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारे पास एटीपी बन जाएगी। एटीपी सेल क्या करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं। जैसे ही एनर्जी चाहिए वो क्या करते हैं, एडीपी को फिर से हमारे पास, मतलब यहाँ पे एटीपी को जैसे जैसे कोई काम है, कोई सेल को कोई प्रोटीन बनानी है, कोई आरएनए बनाना है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। और यहाँ से भी हमारे पास जैसे ही एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और वो एडीपी में और एनर्जी में रिलीज हो जाती है। अब रेस्पिरेशन हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास एरोबिक, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लूकोज थी, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरवेट में कन्वर्ट हो गई। अब पायरवेट अगर एरोबिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन जाएगी। फिर होता है हमारे पास एनाएरोबिक प्रोसेस, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड और हमारे पास एनर्जी बन जाएगी। और एक होता है हमारे पास अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट के अंदर, उसमें हमारे पास इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन जाएगी। ये लैक्टिक एसिड हमारे पास जैसे बहुत ज़्यादा हम रनिंग कर लेते हैं फर्स्ट डे में, तो उसमें हमारे मसल्स के अंदर ये बन जाता है लैक्टिक एसिड। रेस्पिरेशन में हम क्या देखेंगे, हमारे पास मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। एक बार इस डायग्राम को मैं जूम इन करूँ तो ये हमारे पास नेजल कैविटी हो गए, ये हमारे पास देखो एपिग्लोटिस है। अब यहाँ पे देखो आपको फिर से दो पाइप दिखाई देंगी, तो ये एक तो हमारे वही इसोफेगस वाली हो गई फेरिंग्स, और एक हमारे पास हो गया लैरिंग्स। तो ऊपर वाली हमारे पास फेरिंग्स है, जो नीचे हमारे पास फूड पाइप बन जाएगी। अब हमें काम किसका है, लैरिंग्स का है। लैरिंग्स है, फिर नीचे हमारे पास ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के नीचे हमारे पास कार्टिलेज है, फिर हमारे पास ये लेफ्ट और राइट लंग्स हैं इसमें हमारे पास ब्रोंकाई हो गया और एल्वेली हो गया। एक बार एल्वेली पे फोकस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एयर को फिल करके रखते हैं, और ये किसके बने होते हैं, ये स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू के बने रहते हैं। रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज हमारे पास क्या करती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज हमारे पास ये क्या करेगी, जैसे हमारे पास अब एयर को इन और आउट कर रहे हैं, तो उसमें एयर की डेफिशिएंसी में हमारे विंड पाइप कोलैप्स हो सकती है, तो उसको ये कोलैप्स होने से क्या करता है, बचाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, तो सबसे पहले जैसे हम एयर को ब्रीद इन करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जो डायफ्राम है, वो डायफ्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ सिकुड़ जाएगा ताकि हमारा मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ सके। फिर है हमारे पास जो एक्सहेल का प्रोसेस है, उसमें हमारे पास जो डायफ्राम है, ब्रीथिंग जब आउट कर रहे हैं तो वो रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा और हम आराम से एयर को एक्सहेल कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है डायग्राम को, अगर मैं दिखाऊं तो ये तो हो गया हमारे पास जैसे ही हमने एयर बाहर निकाल दी है तो वॉल्यूम कैसा हो गया है, और जैसे हमने एयर इन करी है तो हमारे पास वॉल्यूम कैसा हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, उस चीज़ की हम स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, देखो इसमें हम ये देखेंगे कि हर एक जो सेल है उस तक हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कैसे पहुंचाएं। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड में भी हमारे पास क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की सेल होती हैं। पहली होती है हमारे पास आरबीसी, फिर होती है हमारे पास WBC, फिर होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स, और यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा सेल भी प्रेजेंट होती हैं। रेड ब्लड सेल हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करती है,
वाइट ब्लड सेल हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसको किल करने का काम करते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे पास ब्लड की क्लोटिंग कराने में हेल्प करते हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट कितने हो गए? 3, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब हमारे पास क्या हो गई? आर्टरी। आर्टरी क्या करती हैं? प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। ये थिक वॉल होती है, इनमें कोई भी हमारे पास क्या है? वोल्व नहीं होती। वेन हमारे पास इम्प्योर ब्लड को ले जाने, वाल्व, वाल्व क्या होती है? एक तरह से स्टॉप करने का काम करती है। आर्टरी में कोई भी वाल प्रेजेंट नहीं होती है, और जो वेन होते हैं उनके अंदर वाल प्रेजेंट होती है, और ये थिन वॉल होती है। जो कैपिलरीज होती हैं ये आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करती हैं। ये एक्सचेंज कराते हैं फूड का, वाटर का और ऑक्सीजन का, और ये क्या करते हैं? फूड का और ये जो एक्सचेंज है वो कैपिलरी के साथ ही होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास हार्ट को। ये पॉइंट आप सभी को समझ में ही आए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन नहीं होती, वॉल्व नहीं होती। वेन के अंदर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है। कैपिलरी क्या करते हैं? आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। हार्ट को देख लेते हैं। एक बार पहले डायग्राम पे फोकस कीजिए। तो ये हो गया हमारे पास अरोटा, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट आर्टियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकुलर। अब ये वीना केवा होगी, एक सुपीरियर वीना केवा, एक इन्फीरियर वीना केवा, और ये हमारे पास पल्मरी आर्टरी और पल्मरी वेन। अब यहाँ से देखिए, इस डायग्राम से समझते हैं। जो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा है, ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगे और कहाँ लेके आएंगे? राइट आर्टियम में लेके आएंगे। राइट आर्टियम में जैसे ही खून अच्छे से भर जाएगा, इसकी जो वॉल है, राइट आर्टियम में कैसी वॉल होती है? ट्राइकप्सिड वॉल होती है। ये वॉल ओपन हो जाएंगी और ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकुलर में। राइट वेंट्रिकुलर से हमारे पास जो पल्मरी वॉल है, पल्मरी वॉल यहाँ से ओपन हो जाएंगी और ब्लड जाएगा पल्मरी आर्टरी में। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्फीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा, ब्लड आएगा राइट आर्टियम में। जैसे ब्लड राइट आर्टियम में आए, ट्राइकप्सिड वॉल ओपन हो जाएंगे। जैसे ट्राइकप्सिड वॉल ओपन होंगी, ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकुलर में। राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड जाएगा पल्मरी आर्टरी में, लेकिन यहाँ पे जो पल्मरी वॉल है वो हमारे ओपन हो, पल्मरी वॉल है ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएंगी। फिर है हमारे पास पल्मरी वॉल, जैसे ही ओपन हो जाएंगी, ब्लड जाएगा हमारे पास पल्मरी आर्टरी से किसके पास? लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स के पास कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन है वहाँ पे। एल्विली के पास जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ से लेके आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? पल्मरी वेन से। कहाँ से आएगा? पल्मरी वेन से। फिर जाएगा लेफ्ट आर्टियम में, और यहाँ पे हमारे पास वॉल कौन सी है? मिट्रल वॉल। कौन सी वॉल है? मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल से ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर से। लेफ्ट वेंट्रिकुलर से होते हुए अरोटा से ये पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एरोटिक वॉल प्रेजेंट होती है। वॉल को आप याद रखिए। राइट आर्टियम में हमारे पास ट्राइकप्सिड वॉल है, और पल्मरी आर्टरी के लिए हमारे पास पल्मरी वॉल है। फिर यहाँ पे पल्मरी वेन लेके आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वॉल कौन सी प्रेजेंट है? मिट्रल वॉल। फिर हमारे पास यहाँ से गए अरोटा में, वॉल कौन सी प्रेजेंट है? हमारे पास एरोटिक वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरह से हमारे पास जो फूड है, जो ऑक्सीजन है, उसका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ये यहाँ पे डबल सर्कुलेशन को ही दिखाया गया है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? हमारी बॉडी में कलरलेस फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो हमारे पास प्लाज्मा से बनता है, जो हमारे पास क्या हो गई? बच गई है कैपिलरीज से। तो ये जो लिम्फ है, ये हमारे पास किस में? लिम्फेटिक कैपिलरी में। देखो, एक वेन यहाँ थी, एक वेन यहाँ है। अब इसके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे है हमारे पास, एक मिनट में फिर से बनाऊं तो, ओके,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास लिम्फ, और इस लिम्फ को ही हमारे पास क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज बन जाती हैं। और लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज ही आगे जुड़ के हमारे पास क्या बन जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बन जाती हैं, और लिम्फेटिक वेसल से ही लार्ज वेन बन जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, लिम्फ है, लिम्फ से बन गया लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर वेसल्स, और फिर लार्ज वेन हमारे पास बन गई। अब ये लिम्फ का काम क्या है, डाइजेस्टेड जो फैट है और जो एक्सेस फ्लूइड हमारे पास आ गया है उसको ब्लड में पहुंचाने का ये काम करेगा। इसके अलावा ये जर्म्स को भी किल करता है। तो हमारे पास क्या है, लिम्फ है, लिम्फ ने बनाया कैपिलरीज, कैपिलरीज ने बनाया वेसल्स, वेसल्स ने क्या बनाया, वेन। ठीक है, काम क्या करेगा, डाइजेस्टेड फैट को और एक्सेस जो फ्लूइड है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस हमारे पास किसमें, जो ब्लड है उसमें ले जाने का काम करेगा। अब हमारे पास अलग अलग, देखो हम सब इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो मैमल्स हम हैं हमारे पास कैसा है, 4 चैम्बर हार्ट है, और कंप्लीट सेपरेशन हमने देखा कि राइट आर्टियम है, राइट आर्टियम में ट्राइकैप्सिड वॉल है, लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट आर्टियम में हमारे पास क्या है, मिट्रल वॉल है। तो कंप्लीट सेपरेशन है। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो वहाँ पे क्या है, 3 चैम्बर हार्ट है, और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। और फिश के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 ही चैम्बर हार्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो 2 की हेल्प से होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्लोएम, और जाइलम करेगा हमारे पास किसका, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। और जाइलम किसकी हेल्प से करेगा, जाइलम करेगा डिफ्यूजन की हेल्प से, और फ्लोएम किसकी हेल्प से करेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी चीज़ को। तो एक बार आप यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, ट्रैक्योइड प्रेजेंट होते हैं, फाइबर सेल होती हैं, और हमारे पास वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और फ्लोएम के अंदर हमारे पास क्या है, सीव सेल है, कंपेनियन सेल है, और यहाँ पे एंड सेल प्रेजेंट होती हैं, जो एक तरह से फूड का क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। एक्सक्रेशन, अब देखो कुछ खाया है, कुछ बनाया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ कुछ हमारे पास एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी बनता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई स्पेशली सेल नहीं होती, डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो जो एक्सक्रेशन का काम करते हैं। और ये हम ह्यूमन बीइंग में देखेंगे, हमारे पास क्या होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। अब किडनी में क्या क्या है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है कि किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो पहले ये है हमारे पास किडनी, फिर है हमारे पास यूरेटर। 2 किडनी है, 2 ही यूरेटर हैं, और एक हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर क्या होती है, एक बार नेफ्रॉन को अच्छे से देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास क्या है, बोमन कैप्सूल है, फिर हमारे पास ग्लोमर्कुलस है, यहाँ से हमारे पास आर्टरी आएगी जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं। आर्टरी हमारे पास ग्लोमर्कुलस से, यहाँ से हमारा फूड जो खून है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट साफ होता हुआ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ से ये प्रोक्सिमल, जो क्या है ग्लोमर्कुलस के पास में है उसको कहेंगे प्रोक्सिमल ट्यूबल्स, जो दूर है उसको कहेंगे डिस्टल ट्यूबल। अब यहाँ से हमारे पास एक ब्रांच है हमारे पास रीनल वेल की, एक है आर्टरीज की, फिर यहाँ पे हमारे पास लूप ऑफ हेनल है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितने भी हमारे पास नाइट्रोजिनस, देखो अब ऑक्सीजन को तो रिमूव कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिमूव कर दिया लंग्स ने, लेकिन जो और वेस्ट प्रोडक्ट है, अब हमारे पास जैसे कि अगर हमने प्रोटीन खाया है तो उस प्रोटीन में कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट निकल आए, उसको कहाँ पे साफ करें, उसको साफ करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास किडनी है। अब यहाँ से जितना भी हमारे पास वेस्ट निकलेगा वो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। और प्लांट के अंदर भी एक्सक्रेशन होता है। देखो एक जो ऑक्सीजन निकला था वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, हमारे पौधे की जो पत्तियाँ सूख जाती हैं वो गिर जाती हैं, वो भी एक्सक्रेशन है। आप लोगों ने गम देखा होगा, वो भी एक एक्सक्रेशन है। रिजन जो होती है, जो हमारे पास छाल उतर जाती है, वो सब कुछ क्या है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं। तो ये यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर देख लिया। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।